बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की ना अब हलचल तेज हो गई है। और ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की जो विशाल जटिल चुनावी प्रक्रिया है उसकी एक बेहतरीन केस स्टडी है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो कई अलग अलग स्रोतों से हैं। जैसे जागरण के लेख हैं जो आने वाले चुनाव की तैयारियों पर बात करते हैं, आदर्श आचार संहिता, युवा वोटर, इन सब पर। हाँ। फिर एनडीटीवी का एक वीडियो विश्लेषण है जो हमें बूथ कैप्चरिंग के इतिहास तक ले जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। और आजकल के माहौल को देखते हुए वो जागरण का पैनल डिस्कशन भी जरूरी है ना, जिसमें धनबल और बाहुबल की भूमिका पर बात हुई है। हाँ, वो भी है। और साथ ही ईवीएम और वोटर लिस्ट पर जो आजकल बहस चल रही है उस पर एबीपी न्यूज और जागरण की रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग का एक प्रेस नोट भी है बिहार में वोटर लिस्ट के एक खास गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर। अच्छा, एसआईआर। जी। और इन सबको एक बड़े दायरे में देखने के लिए भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत पर एक अकादमिक लेख भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत समझें, उसके नियम, वहां के वोटर, और साथ ही इसे भारतीय लोकतंत्र की उन बड़ी चुनौतियों से जोड़ें जो हमेशा से रही हैं, मतलब पैसा, ताकत, टेक्नोलॉजी पर भरोसा और कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया में विश्वास। सही कहा। कोशिश यही रहेगी कि हम अलग अलग नजरिए देखें, सरकारी ऐलान क्या है, इतिहास क्या कहता है, राजनीतिक बहसें क्या हैं, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं और आम लोगों की चिंताएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल ताज़ा तैयारियों से। बिहार चुनाव नज़दीक है, तो प्रशासनिक लेवल पर क्या चल रहा है अभी? देखिए, पटना प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार है। जोर इस बात पर है कि चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे हों, निष्पक्ष हों और किसी तरह का डर ना हो। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी लागू हो जाएगी। हाँ, एमसीसी। और इसे लागू करने के लिए ना प्रशासन के पास बहुत कम टाइम होता है। मतलब शुरुआती पालन 24 घंटे में और पूरी तरह से 72 घंटे के अंदर सब कुछ नियमों के दायरे में लाना होता है। ये एमसीसी सुनने में तो काफी सख्त लगता है। होता क्या है इसमें ठीक ठीक, और क्या ये वाकई उतना असरदार होता है जमीन पर? सवाल तो बिल्कुल जायज है। देखिए, नियम तो इसमें काफी कड़े हैं। जैसे सरकारी गाड़ी, बंगला, कर्मचारी, किसी का भी इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते। अच्छा। सरकारी इमारतों पर पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते। अगर स्कूल कॉलेज का मैदान चाहिए रैली के लिए तो मैनेजमेंट से एनओसी लेनी होगी, और वो भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, एक सिंगल विंडो सिस्टम से। हर छपने वाले पर्चे पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम पता होना जरूरी है। और सबसे अहम बात, आप किसी उम्मीदवार पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अच्छा। और हाँ, वोटरों को रिश्वत देना या धमकाना तो बिल्कुल मना है। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता दिखे तो मतलब एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इसके लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन है 1950। कोई भी नागरिक इस पर शिकायत कर सकता है। अच्छा, 1950। हाँ, और इसके अलावा प्रशासन कई टीमें भी बनाता है, जैसे एमसीसी सेल, लॉ एंड ऑर्डर सेल, खर्चों पर नजर रखने वाली टीम, मीडिया पर नजर रखने वाली एमसीएमसी। ये सब मिलकर देखती हैं कि नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अब कितना पालन होता है ये तो खैर हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है, लेकिन व्यवस्था तो है। और उम्मीदवारों के लिए भी कुछ सीमाएं होंगी, जैसे खर्च वगैरह की? हाँ बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के लिए हर उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा है 40 लाख रुपए। 40 लाख? जी। और इसके लिए उन्हें एक अलग बैंक खाता खोलना होता है, वो भी नॉमिनेशन भरने से कम 1 दिन पहले। नॉमिनेशन वाले दिन भी नियम है, कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 गाड़ियां ही अलाउड होती हैं। अच्छा। मकसद यही है कि वो जो शक्ति प्रदर्शन होता है ना, वो कम हो और प्रक्रिया शांति से हो। और मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ पटना जिले में ही सुना 5600 से ज्यादा हैं। हाँ, काफी ज्यादा हैं। और कोशिश ये रहती है कि ये बूथ वोटरों के लिए सुविधाजनक हों। खासकर दिव्यांग, महिला, युवा और बुजुर्ग वोटरों का ध्यान रखा जाता है। रैंप हो, पीने का पानी हो, बैठने की जगह, छाया, इन सब पर जोर रहता है। आपने युवा वोटरों का जिक्र किया। एक सोर्स गोपालगंज जिले की बात करता है, जहां कहा जा रहा है कि युवा वोटर शायद निर्णायक हो सकते हैं। क्या लगता है, वाकई ऐसा है? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही बताते हैं। गोपालगंज में कुल करीब 17.5 लाख वोटरों में से लगभग आधे, यानी सोचिए करीब 8.5 लाख वोटर 18 से 39 साल के बीच के हैं। आधे? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़े।
और इनमें भी 23,000 से ज्यादा तो वो हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। सबसे बड़ा जो एज ग्रुप है वो 30 से 39 साल वालों का है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टियां इन्हें लुभाने की पूरी कोशिश करेंगी। मतलब इन युवाओं को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए तो स्वीप जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ना, वोटर जागरूकता के लिए, ताकि ये युवा न सिर्फ वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं, बल्कि वोट डालने भी जरूर जाएं। उनका वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो अक्सर बदलाव की इच्छा का भी प्रतीक होता है। ये सब नियम, युवा मतदाता, ये तो आज के चुनाव की तस्वीर हुई, लेकिन एक स्रोत हमें अतीत की तरफ ले जाता है, और वो भी एक बहुत ही, क्या कहें, काले अध्याय की तरफ। भारत की पहली बूथ कैप्चरिंग की घटना, और वो भी बिहार में। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा था। हाँ, ये एनडीटीवी का विश्लेषण हमें 1957 में ले जाता है, भारत के दूसरे आम चुनाव में। बेगूसराय जिले का रचियाई गांव, वहां कामदेव सिंह नाम के एक दबंग व्यक्ति थे। कामदेव सिंह? हाँ, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार सरयुग राय के पक्ष में बूथ पर कब्जा कर लिया। ये भारत में इस तरह की पहली रिकॉर्डेड घटना मानी जाती है। आप सोचिए, 1951-52 का पहला चुनाव कितना शांतिपूर्ण और आइडियल माना गया था, और उसके ठीक बाद ये हो गया। तो क्या ये बस एक अकेली घटना थी, या इसने कुछ और शुरू किया? दुर्भाग्य से ये सिर्फ शुरुआत थी। इसने एक तरह से रास्ता दिखा दिया कि वोट की ताकत को बंदूक के जोर पर दबाया जा सकता है। कहते हैं कि कामदेव सिंह ने इसे आगे और बढ़ाया। 1962 में 5 बूथ, और 1971 तक तो रिकॉर्ड 34 बूथ कैप्चर करने के आरोप थे उन पर। 34 बूथ? जी। और ये बीमारी फिर सिर्फ बिहार तक नहीं रुकी, धीरे धीरे यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कई राज्यों में फैल गई। और फिर इसका रूप क्या बना? मतलब ये कैसे होता था? ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया। बूथ लूटने के लिए बाकायदा गैंग बन गए। हिंसा, मारपीट, फर्जी वोटिंग, बैलेट पेपर फाड़ देना, बैलेट बॉक्स में स्याही या एसिड डाल देना, यहां तक कि पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स ही उठा ले जाना, ये सब आम हो गया था। बाप रे! और निशाना अक्सर समाज के कमजोर तबकों को बनाया जाता था, दलितों को, पिछड़ों को, ताकि वो वोट डालने की हिम्मत ही ना करें। और इसी दौर में हमने देखा कि कैसे बाहुबली यानी मसल पावर वाले लोग सीधे राजनीति में आने लगे। हाँ, चुनाव जीतने के लिए क्राइम और हिंसा एक टूल बन गया। इसी को कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण। ये बाहुबल की कहानी तो वाकई डरावनी है, लेकिन वो जो बांका में जागरण का पैनल डिस्कशन हुआ, उसका स्रोत कुछ और इशारा कर रहा है ना, कि शायद अब वो खुलेआम वाला बाहुबल कुछ कम हुआ है, पर उसकी जगह किसी और चीज ने ले ली है। सही पकड़ा आपने। उस पैनल डिस्कशन में यही बात निकल कर आई कि शायद वो पुराने जमाने वाला खुला बाहुबल थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन उसकी जगह अब धन बल यानी पैसे की ताकत ने ले ली है, और ये शायद ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, कैसे? चर्चा में ये बात आई कि अब तो पंचायत चुनाव तक में वोट खरीदे जा रहे हैं। 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति वोट तक की बात सामने आई। उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? ये पैसा आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है? जो उम्मीदवार करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतता है, वो फिर सत्ता में आकर उस पैसे को वसूलने की कोशिश करता है, वो भी ब्याज समेत। मतलब भ्रष्टाचार? बिल्कुल, नतीजा होता है भ्रष्टाचार। विकास के लिए जो पैसा आता है वो नेताओं और अफसरों की जेब में चला जाता है। और इसका एक और बुरा असर ये है कि जो ईमानदार पढ़े लिखे लोग सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इस पैसे के खेल में टिकना ही नामुमकिन हो जाता है। वो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते। और जनता भी ठगावा महसूस करती है। तो बैलेट पेपर की ये दिक्कतें थी, बूथ कैप्चरिंग, धांधली, और इनसे निपटने के लिए ईवीएम आई। लेकिन कमाल देखिए, अब शक के दायरे में ईवीएम खुद है और साथ में वोटर लिस्ट भी। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया ही इसीलिए गया था कि वो बैलेट पेपर वाली समस्याएं खत्म कर देंगी। ना बूथ कैप्चरिंग आसान होगी, ना फर्जी वोट डालना। लेकिन जैसा कि एबीपी न्यूज की बहस और राहुल गांधी के आरोपों पर जागरण का लेख दिखाता है, ईवीएम पर भरोसा पूरी तरह से बन नहीं पाया है। हाँ, वो सुनते रहते हैं। टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ के आरोप लगते रहते हैं, और मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी काफी गंभीर हैं। राहुल गांधी के आरोप तो काफी सीधे थे, खासकर कर्नाटक की अलन सीट को लेकर। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक आरोप लगाए थे। दावा किया कि अलन सीट पर एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो पारंपरिक वोटर हैं उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे किसी महिला के नाम से जुड़े 12 वोट हटा दिए गए, या किसी और के नाम से बहुत कम समय में कई वोट डिलीट कर दिए गए, वो भी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? हाँ,
और आरोप ये भी था कि ये सब करने के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए। तो ये सिर्फ नाम हटाने का मामला नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से वोट काटने का आरोप था। और उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे शायद। बिल्कुल, उनका सबसे गंभीर आरोप यही था कि कर्नाटक सीआईडी पिछले 1.5 साल से चुनाव आयोग से इस मामले की जांच के लिए कुछ टेक्निकल जानकारी मांग रही है, जैसे कि ये नाम हटाने के लिए कौन से आईपी एड्रेस इस्तेमाल हुए, किन मोबाइल नंबरों पर ओटीपी गए, लेकिन चुनाव आयोग कथित तौर पर ये जानकारी नहीं दे रहा है। उन्होंने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने और लोकतंत्र की हत्या में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। ये बहुत सीरियस आरोप है। जाहिर है चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया होगा। हाँ, चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिस अलन सीट की बात हो रही है वहां कांग्रेस 2023 का चुनाव जीती थी, जबकि 2018 में हारी थी। अच्छा। आयोग ने ये भी कहा कि जब भी गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर एक गहरा अविश्वास है, खासकर विपक्षी दलों में। और ये मामला तो एक उदाहरण है, लेकिन वो जो अकादमिक लेख है वो तो पूरी भारतीय चुनाव प्रणाली में ही सुधार की बात करता है। उसमें क्या मुख्य चिंताएं उठाई गई हैं? वो लेख कई उन स्थायी समस्याओं की बात करता है जिनसे हमारा लोकतंत्र एक तरह से जूझ रहा है। सबसे ऊपर तो वही धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, फिर हमारी चुनाव प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट FTPT की खामी, यानी वो सिस्टम जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, भले ही उसे कुल वोटों का बहुमत यानी 50% से ज्यादा ना मिला हो। हाँ, ये FTPV वाला मुद्दा तो अक्सर उठता है। बिल्कुल। इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि किसी पार्टी को वोट तो कम मिलते हैं लेकिन सीटें ज्यादा मिल जाती हैं, या इसका उल्टा हो जाता है। और क्या मुद्दे हैं उसमें? और मुद्दे हैं जैसे सत्ताधारी पार्टी द्वारा सरकारी मशीनरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा, वोटरों का उदासीन होना यानी वोट डालने में रुचि ना लेना, वोटर लिस्ट का सही ना होना जिसमें या तो नाम गलत होते हैं या होते ही नहीं, या फर्जी नाम होते हैं, और जैसा हमने अभी बात की EVM की विश्वसनीयता पर उठते सवाल। ये सब मिलकर चुनाव की जो पवित्रता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो फिर सुधार के लिए क्या रास्ते सुझाए गए उस लेख में? कुछ ठोस है? हाँ, कई ठोस सुझाव हैं। एक बड़ा सुझाव है चुनावों की स्टेट फंडिंग का, यानी चुनाव लड़ने का खर्च सरकार उठाए, ताकि पार्टियों को बड़े कॉरपोरेट घरानों या संदिग्ध स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। अच्छा। दूसरा, राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतंत्र हो। हाँ। टिकट कैसे बनते हैं, पदाधिकारी कैसे चुने जाते हैं, इसमें पारदर्शिता हो। चुनावी याचिकाओं का निपटारा जल्दी हो, सालों न लगे। एक अहम सुझाव है कि जिन उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप तय हो चुके हैं, सिर्फ सजायाफ्ता नहीं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। आरोप तय होने पर ही, सजा होने का इंतजार ना किया जाए। हाँ, यही सुझाव है। कुछ लोग अनिवार्य मतदान की भी बात करते हैं, और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति एक कोलिजियम के जरिए हो, जिसमें सरकार के साथ विपक्ष और न्यायपालिका भी शामिल हो। और हाँ, EVM से जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए और प्रभावी कदम उठाए जाएं। इन्हीं मतदाता सूची की चिंताओं के बीच बिहार में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या है और क्यों हो रहा है अचानक से? हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CEO की प्रेस विज्ञप्ति बताती है कि ये 2003 के बाद राज्य में पहली बार इतना गहन पुनरीक्षण हो रहा है। 2003 के बाद? यानी 20 साल से ज्यादा हो गए। जी। आधिकारिक कारण बताए गए हैं राज्य में तेजी से होता शहरीकरण, लोगों का नौकरी या दूसरे कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी माइग्रेशन, और बड़ी संख्या में नए युवा वोटरों का जुड़ना। लक्ष्य है एक बिल्कुल सटीक, साफ सुथरी और भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार करना। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर BLO, जो अक्सर सरकारी कर्मचारी या शिक्षक होते हैं, वो घर घर जाकर हर वोटर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसे गहन या इंटेंसिव क्यों कहा जा रहा है? ये नॉर्मल वोटर लिस्ट अपडेट से कैसे अलग है? गहन इसलिए क्योंकि प्रक्रिया बहुत ज्यादा डिटेल्ड और सख्त है। जून से सितंबर 2025 तक का लंबा समय इसके लिए रखा गया है। हर वोटर से फॉर्म 6B भरवाया जा रहा है, साथ में पहचान और पते के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी? हाँ, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके चुनाव आयोग के सेंट्रल पोर्टल ECNet पर अपलोड किया जाएगा। हालांकि प्राइवेसी बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है। अगर किसी वोटर के नाम पर कोई आपत्ति आती है या कोई अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसकी पूरी जांच होगी, और फैसले से सहमत न होने पर अपील के कई लेवल हैं। पहले ERO,
फिर जिला मजिस्ट्रेट डीएम और उसके बाद सीईओ तक अपील की जा सकती है। और इसमें राजनैतिक दलों को भी शामिल किया जा रहा है। हाँ, ये एक अहम पहलू है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो हर बूथ पर अपना एक बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त करें। बीएलए? जी, बूथ लेवल एजेंट। ये बीएलए बीएलओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं और अगर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आती है, जैसे किसी का नाम छूट गया हो या कोई फर्जी नाम हो, तो वहीं पर उसे ठीक करवा सकते हैं। इससे बाद में होने वाले विवाद कम होंगे। इसके साथ ही पोलिंग बूथ की जगह, वहां तक पहुंचने का रास्ता और सुविधाओं की भी समीक्षा हो रही है। कोशिश है कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर ना हो। लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका कारण सिर्फ शहरीकरण और माइग्रेशन है, या कहीं ना कहीं ये उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश भी है जो हाल में मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर लगते रहे हैं? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे डेमोग्राफिक बदलावों से ही जोड़ा गया है, लेकिन जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर है, घर घर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, बीएलए की भागीदारी और अपील के कई स्तर, हाँ, ये सब तो है। उसे देखकर ये जरूर लगता है कि इसका एक बड़ा मकसद वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब देना और उसमें जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा बहाल करना भी है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं लगता, बल्कि विश्वास बहाली का एक बड़ा प्रयास नजर आता है। तो हमने आज बिहार के बहाने भारतीय चुनावों की एक काफी बड़ी तस्वीर देखी। शुरुआत की आने वाले चुनाव के नियमों और तैयारियों से, फिर हम इतिहास में गए बूथ कैप्चरिंग के उस दौर में, समझा कैसे बाहुबल की जगह अब धनबल हावी हो रहा है, और फिर आज की सबसे बड़ी चुनौतियों यानी ईवीएम और वोटर लिस्ट पर विश्वास के संकट पर बात की। और अंत में देखा कि बिहार में कैसे मतदाता सूची को दुरुस्त करने का एक बड़ा अभियान, ये एसआईआर, चल रहा है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा दिखाती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। चुनौतियां भी अपना रूप बदलती रहती हैं। कल खुलेआम बूथ लूटे जाते थे, आज टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और सिस्टम की खामियों पर सवाल उठते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो दोनों पहलुओं को दिखाते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग के स्थापित तरीके हैं, जैसे एमसीसी और अब ये एसआईआर, जो प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो मुद्दे हैं जो बने हुए हैं, पैसे का खेल, पार्टियों का रवैया और सबसे बढ़कर पूरी व्यवस्था में भरोसे की कमी है। लेकिन क्या सिर्फ प्रक्रिया को और जटिल या डिटेल्ड बना देने से लोकतंत्र के परिणामों में लोगों का विश्वास लौट आएगा? खासकर तब जब तकनीक के जरिए पर्दे के पीछे से होने वाले हेरफेर के इतने गंभीर आरोप लग रहे हों। वो कौन से बुनियादी सिस्टमिक बदलाव हैं जिनकी जरूरत है ताकि न सिर्फ चुनाव निष्पक्ष हों बल्कि निष्पक्ष लगें भी, और लोग उन पर सच में भरोसा कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।